नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। आरबीआई ने 0.25% महंगा किया कर्ज। अगले साल 6.4% ग्रोथ रेट का है अनुमान। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने फिर कसा शिकंजा। अब ये आरोपी हुआ गिरफ्तार। शेखावत का गहलोत सरकार पर फिर निशाना। कहा, कांग्रेसियों को ड्रामा करना लगता है फायदेमंद। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बन रहे स्वीट स्पॉट। कई नामचीन यहां ले चुके हैं 7 फेरे। शासकीय स्कूलों में अब हाई फाई एजुकेशन सिस्टम। स्मार्ट क्लास शुरू होने से बच्चे भी हुए खुश। देश का पहला हाईटेक दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एक हिस्सा 12 को होगा शुरू। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। बताया जाता है कि जो प्रेमी जोड़े शादी करने के लिए मंदिर में आते हैं, उनकी मेहमानबाजी की जाती है और मंदिर के पुजारी उनकी देखभाल करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के लोग आज भी अपने विरासत का पालन करते हैं। यहाँ पुलिस के आने पर भी मनाही है। अक्सर आए दिन प्रेमी जोड़ों के साथ हैवानियत, मारपीट और ऑनर किलिंग जैसे खबरें पढ़ने को मिलती है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य हरियाणा में ऑनर किलिंग से जुड़े कई चर्चित मामले सामने आते रहते हैं। कई मामलों में प्रेमी हाई कोर्ट में सुरक्षा के लिए गुहार लगाते हैं। दरअसल हिमाचल के कुल्लू जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा और शरण मिलती है। मंदिर के देवता प्रेमी जोड़ों को शरण देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। कुल्लू जिले में संगचुल महादेव मंदिर है और ये संगाड़ गांव में स्थित है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर प्रेमी जोड़ों को महादेव शरण देते हैं। रोचक बात यह है कि जो भी प्रेमी जोड़े घर से भागते हैं और जिन्हें समाज और परिवार स्वीकार नहीं करता है, उन्हें मंदिर में महादेव शरण देते हैं। मान्यता के अनुसार मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। मंदिर का इलाका 11 बीघा जमीन से में फैला हुआ है। मंदिर परिसर की सीमा के अंदर आते हैं प्रेमी जोड़े का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। किंवदंती और मान्यताओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ कुछ वक्त के लिए रुके थे, लेकिन उनका पीछा करते हुए कौरव भी यहाँ पहुंचे। उस दौरान संगचुल महादेव ने कौरवों को रोक दिया था और पांडवों को शरण भी दी थी। कौरवों को महादेव के भय से खाली हाथ लौटना पड़ा था। बताया जाता है कि जो प्रेमी जोड़े शादी करने के लिए मंदिर में आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है और मंदिर के पुजारी उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ के लोग आज भी अपने विरासत का पालन करते हैं और पुलिस को आने नहीं देते हैं। हिमाचल प्रदेश में ठगी का गजब मामला सामने आया। ठगी के शिकार हुए शख्स ने खुद ठगों के खाते में पैसे जमा करवाए। कई बार तो गूगल पे से पैसे ट्रांसफर किए। बाद में पीड़िता को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। कुल 72 लाख रुपए ठगी के बाद ये बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार शिमला में साइबर थाने में ये मामला दर्ज हुआ है, जिसमें लॉटरी निकलने के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए हैं। चंबा के व्यक्ति से ये ठगी हुई है और जालसाजों के चक्कर में फंसकर 72 लाख रुपए शख्स ने गंवाए हैं। पीड़ित को फोन पर
2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने का मैसेज और कॉल आया था। साइबर थाना शिमला के मुताबिक शिकायतकर्ता छंगा राम चंबा से उन्होंने बताया कि 2.50 करोड़ रुपए की लॉटरी लगाने के मैसेज आए थे उनके फोन पर। ठगों ने लॉटरी के पैसे देने के एवज में कुछ पैसे खाते में डालने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने कई बार खाते में पैसे जमा करवाए। हैरानी की बात तो यह है कि शिकायतकर्ता ने 200 से भी ज्यादा बार ठगों के खाते में खुद पैसे डाले। गुमला के पालकोट थाना के जिनकी रीमा पंचायत स्थित ओरबेंगा गांव में दर्दनाक घटना घटी। तालाब में डूबने से नानी व नाती की मौत हो गई। दरअसल 3 वर्षीय शुभम बड़ाई तालाब में नहाने के दौरान डूबने लगा, जिसके बाद उसे बचाने के लिए 55 वर्षीय उसकी नानी वीर समूनी देवी ने भी छलांग लगा दी। गहरा पानी होने के कारण दोनों डूब गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुभम बड़ाइक व उसकी नानी बीसुमनी देवी के अलावा शुभम की मां जिरमुनी देवी गांव के टेसरा दौड़ा में नहाने गई थी। नहाने के दौरान शुभम तालाब में फिसल कर गिर गया। शुभम की मां इसकी सूचना देने गांव की ओर दौड़ी। इसी दौरान बच्चे की नानी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्चे की मां जीरमुनी देवी ग्रामीणों के साथ जब वापस तालाब पर पहुंची तो पता चला कि नाती को बचाने के क्रम में नानी भी डूब गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पानी में उतरकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पानी में ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पटौदी में देर रात को हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव सा छा गया। आरोप है कि मुस्लिम दबंगों ने भीड़ का रूप लेकर एक दलित परिवार पर उस वक्त हमला किया जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए गए थे। भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की और घर के पास खड़ी गाड़ियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ पर दबंगों द्वारा कई राउंड फायरिंग भी किए गए, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात के बाद पूरे पचौड़ी क्षेत्र में तनाव का माहौल छा गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल पचौदी के बाबरशाह मोहल्ले में रहने वाले राकेश के परिवार को कुछ दबंग लोग काफी लंबे समय से परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के इन दबंग लोगों द्वारा परिवार को हथियार दिखाकर इस कदर प्रताड़ित किया गया था कि उन्होंने पिछले 1 सप्ताह से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। आरोपी की घर के बाहर हथियार लहराते व परिवार को धमकी देने की वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन दबंगों से छुटकारा पाने के लिए राकेश ने अपने कुछ परिचितों को रेवाड़ी में फोन किया, जिन्होंने सोमवार को इसकी सूचना बजरंग दल को दी। ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पहाड़ों का मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है। जहां नवंबर से लेकर जनवरी तक बारिश या फिर बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसके उलट धूप खिलती हुई दिख रही है, जो सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन को की ओर इशारा करता है। वहीं जो फूल मार्च अप्रैल के महीने में खिलते थे, वो जनवरी फरवरी में ही खिल चुके हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मार्च से लेकर अप्रैल महीने में उगने वाले
बुरांश के फूल करीब करीब जनवरी महीने से खिलने लगे हैं। अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर इंदर दत्त भट्ट ने बताया कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ा समस्या बनती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के वजह से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। देखा जा रहा है कि ग्लेशियर का पिघलना, फूलों का समय से पहले खिल जाना, इसके जैसे कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि अप्रैल मई के महीने में खिलने वाला बुरंश दिसंबर के आखिर या फिर जनवरी से ही खिलने लगा है, जो सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की ओर ही इशारा कर रहा है। इसके साथ डॉक्टर इंदर दत्त भट्ट ने यह भी कहा कि मौसम से पहले खिलने वाले फूलों के बारे में अध्ययन किया गया और 100 साल पहले भी बुरांश के फूल के खिलने का समय यही था। पहले मार्च अप्रैल में बुरांश खिलता था, लेकिन अब 3 महीने पहले ही बुरांश के फूल खिलने लगे हैं। आर्थिक संकट से बुरी तरह जूझ रहे पाकिस्तान को कर्ज के बोझ से निकलने की कई युक्ति ही नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान के ऊपर इस तरह 100 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है। वहीं आईएमएफ भी पाकिस्तान को मदद करने में देरी कर रहा है। हालांकि अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है। पाकिस्तान के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा खजाना है जिससे उसकी आर्थिक तंगी पूरी तरह से दूर हो सकती है। पाकिस्तान के आर्थिक जानकारों ने सम्मत में कहा है कि पाकिस्तान के पास ब्लू इकोनॉमी है। ब्लू इकोनॉमी से मतलब है कि खास तरह का वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो सभी तरह की तटीय गतिविधियों को कवर करता है। समुद्र से जुड़े बिजनेस और सर्विसेज के जरिए किसी भी देश के रेवेन्यू को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग अपने आजीविका के लिए समुद्र पर ही निर्भर है। ब्लू इकोनॉमी में एनर्जी, तेल, गैस और रीयूजेबल एनर्जी के अलावा शिपिंग, मैरीटाइम, कृषि, मछली पालन और टूरिस्ट सेक्टर भी शामिल है। ब्लू इकोनॉमी की मदद से पाकिस्तान अपनी आर्थिक, भू राजनीतिक और भू आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। जैसलमेर का सूर्यगढ़ फिर से बॉलीवुड सेलेब्स की शादी का गवाह बना है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने यहीं पर 7 फेरे लिए। वसुंधरा के कई शहर पहले से ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फेवरेट स्पॉट रहे हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और उद्योगपतियों तक ने यहाँ शादी का लुत्फ उठाया। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कोई भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। और बात जब सेलेब्स की हो तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग आम हो गई है। इसमें भी रॉयल लुक के चलते राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट प्लेस बन चुका है, जिससे यहाँ के पर्यटन को भी काफी फायदा मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में शिक्षण के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। कई बड़े निजी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड पर बच्चों को तो पढ़ा ही जाता है। अब शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाई शुरू हो गई है। स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलने से बच्चे भी खुश हैं। सतना में नगर निगम की ओर से शासकीय स्कूलों में यह सुविधा शुरू की गई है। सतना नगर निगम के द्वारा शहर में संचालित होने वाली 13 शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू कर दी गई है।
इन विद्यालयों में 105 स्मार्ट क्लासेस चल रही है। स्मार्ट क्लासेस का संचालन प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर के जरिए किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चों को कम समय में बड़ी आसानी से डायग्राम्स और शब्द समझ में आ जाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 13 शासकीय विद्यालयों में से 105 स्मार्ट क्लास चल रहे हैं और इसमें 7 आईटी लैब और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, यूपीएस से सीसीटीवी कैमरा, सर्वर सिस्टम के साथ स्मार्ट क्लास को ई कनेक्ट भी उपलब्ध करवाया गया है। विद्यालय के शिक्षक ही इसे पूरे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी स्मार्ट क्लास में पढ़ने का मौका मिल रहा है। 1 लाख करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए 1382 किलोमीटर की दूरी केवल 12 घंटों में तय होगी। अब 8 लेन की सड़क का ये सफर ना थकाऊ होगा और ना ही उबाऊ, कारण दिल्ली से आगे चलते ही हरे भरे खेत, धूप छांव की आंख मचोली खेलते पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसे 4 टाइगर रिजर्व से गुजरेंगे जहां जाने के लिए हम कई बार योजना बनाकर भी नहीं जा पाते। रास्ते में पर्यटन का आनंद और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए ये सफर पर कब पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 8 मार्च 2019 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इस एक्सप्रेस वे की संकल्पना कुछ इस तरह थी कि वो पिछड़े क्षेत्र जो मुख्य मार्ग से दूर है उन्हें जोड़ा जा सके। सड़क को इस तरह बनाया जाए जिसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो। कम लागत में ऐसा उम्दा मार्ग बनाया जा रहा है जो समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक 246 किलोमीटर 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा देश को समर्पित कर रहे हैं। ये पूरा एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देश का पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर कर दिया। पुलिस ने इस आरोप पत्र में दावा किया है कि आफताब आमिन पूनावाला एक ऐप के जरिए एक साथ कई महिलाओं को डेट कर रहे थे और उनमें से एक को वो उस मकान पर भी लेकर गया था जहां उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े छुपाए थे। इस क्रूर आरोप और अपराध की जानकारी देते हुए पुलिस ने आरोप लगाया है कि पूनावाला द्वारा श्रद्धा की बेहद क्रूरता से हत्या कर उसे रास्ते से हटाए जाने के पहले से ही वो डर से के साए में जी रही थी और उसे लगातार अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि पूनावाला ने पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया और झूठा बयान दिया कि उसने वालकर की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके उसे जला दिया था और पत्थर पीसने वाले मशीन से हड्डियां पीस कर उन्हें हवा में उड़ा दिया। इसमें बताया गया है कि वालकर की हत्या के तुरंत बाद आरोपी पूनावाला एक डेटिंग ऐप बम्बल की मदद से कई महिलाओं के साथ संपर्क में आया। बीते दिनों नोएडा सेक्टर 73 स्थित जनता फ्लैट में
टेलीकॉम कंपनियों ने वायर अंडरग्राउंड बिछाने को लेकर पूरी सोसाइटी में गड्ढा, जिस कारण आम लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही थी। गड्ढों के कारण कई जगह पानी की पाइपलाइन में भी गड़बड़ी आ रही थी, जिसके कारण पानी की किल्लत शुरू हुई थी। अब नोएडा अथॉरिटी ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें इन गड्ढों और पाइपलाइनों को मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसकी एक टेलीकॉम कंपनी ने नोएडा सेक्टर 73 स्थित जनता फ्लैट के बाहर और अंदर लगे टाइल्स और प्लास्टर को तोड़ दिया था। निवासियों को कहा गया था कि यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट के लिए वायर अंडरग्राउंड बिछाने का काम चल रहा है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा फिर से सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसकी खबर मिलते ही सोमवार को नोएडा अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी कर जल्द ही सारे गड्ढों को और पाइपलाइनों को ठीक करवाने का निर्देश दिया। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि जानकारी मिलते ही जनता फ्लैट में सड़क तोड़ दिया गया था। पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लिहाजा सभी कंपनियों को नोटिस दिया गया है कि सबको ठीक करवाया जाए। सोसाइटी के निवासियों को यह जानकारी ही नहीं थी कि यह आदेश किसने दिया, पानी की पाइपलाइन को क्यों तोड़ा गया और बिना किसी अधिकारी को बताए ही गड्ढा कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों से निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने को कहा है और अगर वो आदेश का पालन न करने में नाकाम रहते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत हर टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को परमिट की जरूरत होती है। परमिट में कुछ शर्तें होती हैं, जिनमें से एक है कि व्यक्ति निर्धारित वर्दी पहने बिना गाड़ी नहीं चलाएगा। ऑटो और टैक्सी यूनियन ने कहा कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से 10,000 रुपए के जुर्माने को कम करने का भी आग्रह उन्होंने किया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इसकी शुरुआत तवज्जो चालकों में वर्दी पहनने को लेकर जागरूकता पैदा करने पर होगी, क्योंकि शहर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और सरकार नहीं चाहती है कि शहर की खराब छवि विदेश में बने। तुगलक रोड थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GS मीना को जान से मारने की धमकी दी थी। उस पर बदले में 10 करोड़ रुपए की अवैध तौर पर उगाही के लिए धमकाने का आरोप था। बता दें कि इस मामले में नई दिल्ली जिला अंतर्गत तुगलक रोड थाना में 6 फरवरी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद करीब 24 घंटे के अंदर ही तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए आरोपी तक पुलिस की टीम पहुंचकर 10 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम योगेश बताया जा रहा है। पुलिस सूत्र के मुताबिक आरोपी योगेश ने 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए 7 दिनों का वक्त शिकायतकर्ता को दिया था, लेकिन इसी दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GS मीना साल 2021 में सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली सरकारी न्यायाधीश के सदस्य के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्ति प्रदान की गई थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-4 बार धमकी भरा कॉल आने के बाद GS मीना द्वारा तुगलक रोड थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हिमाचल प्रदेश में क्या श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट है? इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता में काबिज कांग्रेस और या फिर विपक्ष में बैठी भाजपा, दोनों दलों में इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शुरुआत में हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान से
ये शुरुआत हुई थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कहा था कि हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालात है और जयराम सरकार ने प्रदेश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। बस फिर क्या था, इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। अब भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह के बयान पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि हिमाचल की श्रीलंका के साथ तुलना गलत है। हिमाचल को श्रीलंका के संदर्भ के साथ जोड़ना भी गलत है। जयराम ने सीएम से पूछा कि उनका सलाहकार कौन है। सीएम को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम 4 साल के बाद कांग्रेस की 10 गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो 40 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस सरकार गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और अभी तक 75,000 करोड़ का ऋण नहीं है। जब हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तब 70,000 करोड़ लायबिलिटी का आंकड़ा भी गलत पेश किया गया। पूर्व सीएम ने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकारों के ही खिलाफ माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिमाचल की इस हालात के लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि सूबे में अब तक 10 बार कांग्रेस की सरकार रही है, जबकि भाजपा को 5 बार सत्ता मिली है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।